everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. So let's start with our today's video. And आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। इसमें हम ब्रिटेन के जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट बनाने में हेल्प किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जब भी हम ब्रिटिश स्कूल की बात करेंगे तो सबसे जो बड़ा नाम होगा वो होगा हैल्फोर्ड जे मैकेंडर का। इनका टाइम पीरियड 1861 से 1947 तक का है एंड ही इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। इनको ब्रिटिश स्कूल का फाउंडर कहा जाता है। उसके अलावा ही इज फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इनको जियोपॉलिटिक्स का फादर भी कहा जाता है। He pointed out that anthropogeographers are real geographers. इनका कहना था कि जो एंथ्रोपोजोग्राफर्स है, जो ह्यूमन्स पर स्टडी करते हैं, वही रियल जोग्राफर्स हैं। He was first recorded person to climb Mount Kenya. माउंट केन्या क्लाइंब करने वाले ये पहले इंसान थे। His version of experiment held physical and human geography together in an evolutionary perspective. अब तक हम जब बात कर रहे थे कि या तो जोग्राफर्स स्कॉलर्स फिजिकल जोग्राफी पर फोकस करते थे या ह्यूमन जोग्राफी पर, बट इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जो इनका वर्जन था एक्सपेरिमेंट का, ये ह्यूमन और फिजिकल जोग्राफी को एक साथ एक पर्सपेक्टिव से रखते थे। He considered geography as bridge between the humanities and natural sciences. अब वो क्या मानते थे कि ज्योग्राफी एक ब्रिज है ह्यूमैनिटीज और नेचुरल साइंस के बीच और हिस्ट्री और जियोलॉजी के बीच। He identified geography as a discipline that traces the interaction of man with his physical environment. ये क्या कहते थे कि ज्योग्राफी वो डिसिप्लिन है जो क्या ट्रेस करता है, क्या स्टडी करता है इंसान का इंटरेक्शन उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। He formulated the concept of the geographical pivot of history, also known as Heartland theory. इन्होंने एक थ्योरी दी थी हर्टलैंड की, जिसको geographical pivot of history भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने कैटेगराइज किया था कि वर्ल्ड में एक हर्टलैंड दिया था इन्होंने जो यूरेशिया में था, कि जो इस हर्टलैंड पर राज करेगा, जो इसको डोमिनेट करेगा, वो वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। He inherited environmental determinism in much of his writings. इनकी जो ज़्यादातर जो राइटिंग्स थी उनमें ये पिक्चर हुआ है या ये डिपिक्ट हुआ है कि उनको लिखते वक्त ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को फॉलो करते थे, उसको इनहेरिट करते थे। He developed his interest in historical geography. हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में इनका इंटरेस्ट था। और उसके अलावा इनके अगर काम की बात की जाए तो ही रोट ब्रिटेन एंड द ब्रिटेन सी, ये किताब थी। ऑल्सो द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज, ये भी हैल्फोर्ड मैकेंडर ने लिखी है। हैल्फोर्ड मैकेंडर के बाद अगर बात की जाए तो जो सेकंड हमारे पास स्कॉलर हैं, जोग्राफर है, वो है पैट्रिक गिडिस। और इनका टाइम पीरियड 1854 से 1934 का है। ये एक स्कॉटिश जोग्राफर थे एंड एक ट्रेंड बॉटनिस्ट थे। He was not a geographer, he was a trained botanist who studied geography. अप्रोच की बात करें तो ही अप्रोच्ड ज्योग्राफी फ्रॉम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये ज्योग्राफी को एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते थे। He said geography is not a mere descriptive science, it is an applied science. इन्होंने क्या कहा था कि ज्योग्राफी सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं है, वो एक अप्लाइड साइंस है। He was attracted to geography with a view to investigating the possible relationship between relief, climate, and natural resources on one hand, distribution of various communities, their economic pursuit, and cultural development on the other hand.
यहाँ क्या है कि ये ज्योग्राफी से जब अट्रैक्ट हुए थे तो किस व्यू के साथ अट्रैक्ट हुए थे। तो जब ये अट्रैक्ट हुए थे ना, तो ये क्या करना चाहते थे, ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे एक पॉलिटिकल रिलेशन किसके बीच। एक साइड इन्होंने रखा था रिलीफ, क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज को, और दूसरी साइड रखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, उनका इकोनॉमिक परस्यू और कल्चरल डेवलपमेंट को। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे ये, जब ये ज्योग्राफी से अट्रैक्ट हुए। He was influenced by Darwinian idea of ordered evolutionary unit. Darwinian के आइडिया से काफी influenced थे ये, प्रभावित थे। He focused attention on the study of human activities. Human activities के ऊपर इनका जो है focus point रहा है। He was influenced by the ideas of French sociologist Frederick Lepley. ये एक sociologist थे, तो उनका जो के आइडियाज से ये काफी प्रभावित रहे हैं पैट्रिक गिडीज। इनफैक्ट उन्होंने एक सोसाइटी भी फॉर्म की थी जिसका नाम था लेप्ले, उसके ये फाउंडर रह चुके हैं। He developed a methodology of study of human communities through focused attention on place, work, family progression। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे ये, इन्होंने क्या किया था कि ह्यूमन कम्युनिटीज की जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसके लिए एक मेथडोलॉजी इन्होंने बनाई थी। जो लाप्ले थे उनसे प्रभावित थे ये, और उसी के ऊपर उसी सोसाइटी के दौरान उसी पे काम करते वक्त इन्होंने एक मेथडोलॉजी दी थी ह्यूमन कम्युनिटीज को स्टडी करने के लिए, जिसमें फोकस किस चीज के ऊपर रखा गया था, प्लेस, वर्क और फैमिली प्रोग्रेशन पर। बट लेटर क्या हुआ था कि बाद में इन्होंने इसको रिवर्ट भी किया था सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फैमिली वर्क प्लेस, इसको इन्होंने रिवर्ट कर दिया था। अच्छा, अब इस प्रोग्रेशन में ये क्या कहना चाहते थे इस प्रोग्रेशन से, क्या इनका आइडिया था इस प्रोग्रेशन के पीछे। तो ही रिकॉग्नाइज्ड दैट फैमिली लाइफ डिपेंड्स ऑन फैमिली लाइफस्टाइल एंड फैमिली बजट। एक फैमिली का जो लाइफ है वो उसका लाइफस्टाइल, उनके रहन सहन के तरीके से, और उनका जो फैमिली बजट है, उनका इनकम है, उस चीज से जो है डिपेंड होता है। He advocate of learning and imparting education through regional service। ये कहते थे कि जो लर्निंग है और जो इम्पार्टिंग एजुकेशन है, इंसान को जो सीखना और जो पढ़ने का तरीका है वो हमेशा रीजनल सर्वेस के थ्रू होना चाहिए। ये उनको ज़्यादा एक्सपोजर देता है। इनफैक्ट उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, सर्वे बिफोर एक्शन। फील्ड वर्क के काफ़ी सपोर्टर थे ये। ही रोट सिटी इन एवोल्यूशन, ये इन्होंने किताब लिखी थी सिटी इन एवोल्यूशन। ऑल्सो ही गिव कंसेप्ट ऑफ अर्बन कॉनर्बेशन, जो आज की सिचुएशन है, अर्बन कॉनर्बेशन जो आज हम फेस कर रहे हैं, उसका कंसेप्ट पैट्रिक गिडीज ने दिया था। पैट्रिक गिडीज के बाद अगर अब हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्कॉलर है एंड्रू जे हर्बर्टसन। इनका टाइम पीरियड 1865 से 1950 का रहा है, एंड ही वाज प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे, और गिडीज के ये असिस्टेंट थे। गिडीज भी उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे, और तो ये उन्हीं के असिस्टेंट थे। और एक रीजनलाइजेशन की स्टडी की थी गिडीज ने, और उससे बहुत प्रभावित थे हर्बर्टसन, उससे काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। He presented a scheme for division of world into 15 natural regions on the basis of homogeneity in the features, climate and vegetation। उन्होंने एक स्कीम दी थी जिसमें उन्होंने वर्ल्ड को 15 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड करा था, और इस डिवीजन का बेसिस थे फीचर्स, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। He prepared a framework of natural regions for the study of world, regional and economic geography। उन्होंने जो फ्रेमवर्क तैयार की, उन्होंने एक फ्रेमवर्क जो तैयार किया था नेचुरल रीजन्स का, वो किस चीज के लिए किया था उन्होंने किया था ताकि वो स्टडी कर सके वर्ल्ड, रीजनल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को। He believed there is an interaction between organic and inorganic components in natural regions। जो ये regions होते हैं, regions categorize करे,
इनका ये मानना था, विश्वास था कि यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। He pointed that all natural regions are physical regions. हर natural region को इन्होंने physical region कहा है। Each region presents a unique imprint of man-environment relationship. अब दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले तो सारे नेचुरल रीजन फिजिकल रीजन है और हर रीजन के पास अपना एक खुद का यूनिक तरीके से मैन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप जो है वो कैरी आउट की जाती है। नेक्स्ट अभी बात करें हम तो नेक्स्ट स्कॉलर्स हैं ह्यूज रॉबर्ट मिल। इनका टाइम पीरियड जो है 1861 से 1950 का रहा है। एंड इनकी बात करें तो ये डार्विनियन के इन्वायरमेंटलिज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। उसके अलावा ओटो श्लेटर्स मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, इस अप्रोच से भी वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। His concept of physiography also included geography of man. उनका जो फिजियोग्राफी का कंसेप्ट था उसमें उन्होंने geography of man को भी इंक्लूड किया था। He was interested in studying water as an element which sustained all forms of life. वो वाटर की स्टडी में काफी इंटरेस्टेड थे और वो वाटर को एक ऐसे एलिमेंट की तरह देखते थे कि बाकी जो लाइफ फॉर्म्स है वो सब वाटर पे सस्टेन करती है। उसके बाद ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन इन 1901। फिर 1901 में उनको ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया था, जिसके अंडर उनकी डायरेक्टरशिप के अंडर ही जो है रेनफॉल मैप ऑफ ब्रिटेन को प्रिपेयर किए गए थे उनके सुपरविजन के अंडर। उसके अलावा भी इन्होंने एक प्लान तैयार किया था। ही प्रिपेयर्ड अ प्लान टू प्लॉट लैंड यूज ऑफ ब्रिटेन, जिसमें वो ब्रिटेन का लैंड यूज दिखाना चाहते थे। हालांकि उनका ये जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और बाद में एलडी स्टैम्प ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था। दूसरा अगर देखें तो ही रोट जनरल ज्योग्राफी, उन्होंने जनरल ज्योग्राफी लिखी है। एंड उसके अलावा ही ऑल्सो रोट अ बुक रिल्म ऑफ नेचर, रिल्म ऑफ नेचर नाम से भी उन्होंने एक किताब लिखी थी। अब हमारे जो नेक्स्ट स्कॉलर्स है पी हैगेट एंड रिचर्ड कॉर्ली है। इन्होंने जो काम किया ज्यादातर वो एक साथ किया है। इन्होंने वर्क किया है आपके स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड मेथड्स इन ज्योग्राफिकल एनालिसिस पर और इन्होंने एक साथ मिलकर काफी सारी बुक्स लिखी हैं। ये उनमें से कुछ नाम यहाँ पे गिवन है। फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफी टीचिंग, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, फिजिकल इंफॉर्मेटिव मॉडल्स इन ज्योग्राफी और इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ये पांचों किताब इन दोनों ने मिलके लिखी हैं। ये जो दोनों स्कॉलर्स हैं हमारे, ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के टाइम पीरियड के हैं। तो इन्होंने ज्यादातर जो काम है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और ज्योग्राफिकल एनालिसिस के मेथड्स पर ही काम किया है। ये तो था इनका कलेक्टिव वर्क। उसके अलावा पी हैगेट ने इंडिविजुअली भी कुछ लिखा है, कुछ किताबें लिखी है, कुछ काम किया है, जिनमें से कुछ नाम यहाँ पे गिवन है, जैसे लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस। ये दोनों पी हैगेट के इंडिविजुअल वर्क रही हैं। Thank you everyone. This was all for today, and in the next video we'll be discussing another school of thought. Till then, bye and thank you so much for being part of this video. Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.